हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसी चल रही है पढ़ाई। तो आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ का इंटीग्रल चैप्टर करने वाले हैं स्टार्ट। उसका मैं एक्सरसाइज सॉल्यूशन दूंगा। एक्सरसाइज सॉल्यूशन स्टार्ट करने के पहले मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि तुम लोगों को बेसिक ऑफ इंटीग्रेशन पता है। जो भी फॉर्मूले होते हैं इंपॉर्टेंट, वो सारे के सारे तुम्हें पता है। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 7.1। तो एक्सरसाइज नंबर 7.1 में देखो, बेसिकली इस चैप्टर में सारे के सारे क्वेश्चंस में हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x। तो साइन 2x का इंटीग्रेशन, बेसिकली साइन x का इंटीग्रेशन सबको पता है, cos x विथ नेगेटिव साइन प्लस c। लेकिन यहाँ साइन 2x का इंटीग्रेशन है तो हम लोग क्या बोलेंगे, cos 2x/2 विथ नेगेटिव साइन प्लस c। होता क्या है, बेसिकली x के जगह अगर कोई लीनियर फंक्शन आ जाता है तो लीनियर फंक्शन का x का जो कोएफिशिएंट होता है उससे हम लोग डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में भी सबको पता है cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x। तो cos 3x का इंटीग्रेशन होगा sin 3x/3 प्लस कांस्टेंट लिखना ना भूलें। सिमिलरली e⁻2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सबको पता है e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x ही होता है, तो e⁻2x/2 प्लस c हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देख लो। क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने एक लीनियर फंक्शन दी हुई है x⁻n का इंटीग्रेशन सबको पता है x⁻n+1 डिवाइडेड बाय n+1। तो बेसिकली ये भी x⁻n का ही क्राइटेरिया फॉलो करेगा, क्योंकि x के जगह बस क्या हुआ है, एक लीनियर फंक्शन आ गया है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ax + b⁻3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस एक कांस्टेंट, और a तो यहाँ रहेगा ही, a भी लिखना ना भूलें। देखो ये वन ऑफ द तरीका है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर मैं ऐसे ना करके इसका ब्रैकेट ओपन कर दूं, मतलब a² + b² + 2ab ये लगा दो, उसके बाद इंटीग्रेट करूं। सर क्या गलत हो जाएगा मेरा आंसर? नहीं, बिल्कुल ही गलत नहीं होगा, तुम्हारा भी आंसर सही आएगा। ठीक है, ऐसे इंटीग्रेट करो या फिर ऐसे इंटीग्रेट करो, एक ही बात है। चलो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बेसिकली दो अलग अलग फंक्शंस हैं, प्लस और माइनस में है, तो हमें इतना पता होता है कि इंटीग्रेशन क्या होता है, अलग अलग सेपरेट हो जाता है। मतलब साइन 2x का इंटीग्रेशन अलग से हो जाएगा, 4 × e⁻3x का इंटीग्रेशन अलग से हो जाएगा। साइन 2x का इंटीग्रेशन अभी सबको पता है -cos 2x/2 -4 × e⁻3x का इंटीग्रेशन e⁻3x/3 प्लस एक कांस्टेंट लिखना ना भूलें। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में इन्होंने फिर से अलग अलग दो फंक्शन दिए हुए हैं, दोनों का इंटीग्रेशन कर देंगे। 4 × e⁻3x/3 और 1 का इंटीग्रेशन x प्लस एक कांस्टेंट। यहाँ तक तो बहुत ही ईजी था। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में उन्होंने थोड़ा सा मैनिपुलेशन दिया है। बेसिकली दो अलग अलग ब्रैकेट है, लेकिन दिख रहा है मुझे बाहर में x² मल्टीप्लाइड है एक ब्रैकेट से। तो मैं सबसे पहला काम क्या करूँगा, इंटीग्रेट करने के पहले इसका मैं ब्रैकेट ओपन कर दूंगा। x² × 1 विल बी x² माइनस x² × 1/x² इज 1। अब मैं इंटीग्रेट करूँगा। अब इंटीग्रेट करना मेरे लिए आसान हो चुका है, x⁻3/3 - x प्लस कांस्टेंट लिखना ऑब्वियसली ना भूलें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या x⁻n/n+1 वाला फॉर्मूला लग जाएगा? नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि लीनियर फंक्शन नहीं है, एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है। तो बेसिकली उन्होंने थोड़ा बहुत फंसाने के लिए ये चैप्टर करने से तुम्हारा क्या होगा, बेसिक ऑफ इंटीग्रेशन पूरा का पूरा सही हो जाएगा। जो बेसिक इंटीग्रल्स होते हैं तो वो सारे के सारे स्ट्रांग हो जाएंगे। इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूँ किसी भी चैप्टर को जेई के लिए पढ़ने से पहले एक बार एनसीईआरटी जरूर सॉल्व करा करो, क्योंकि एनसीईआरटी जब तुम सॉल्व करते हो तुम्हें बेसिक फार्मूले लगाने आ जाते हैं। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन बेसिकली ax² का अलग से इंटीग्रेशन होगा ax³ bx का इंटीग्रेशन अलग से होगा bx²/2 c का इंटीग्रेशन अलग से होगा cx प्लस एक कांस्टेंट लिखना ना भूलें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 2x² का इंटीग्रेशन अलग से होगा 2x³ इंटीग्रेशन x प्लस c। सिंपल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 फिर से उन्होंने थोड़ा सा चकमा दिया है, समथिंग माइनस समथिंग का होल स्क्वायर दिया है। फिर से इसमें भी x⁻n का फॉर्मूला डायरेक्ट तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि वो लीनियर फंक्शन थोड़ी ना है। लीनियर फंक्शन होता है तभी वो वाला फॉर्मूला डायरेक्टली लगा सकते हैं।
तो इसमें रूट रूट है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, होल स्क्वायर को ही खोल दो। यहाँ पे तुम जब ओपन करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बनेगा। क्या, ए स्क्वायर, ए ये है मेरा, बी ये है, ए माइनस बी दी होल स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है। बताओ, एक्स का इंटीग्रेशन सबको पता होगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 1/x का भी इंटीग्रेशन डायरेक्टली फॉर्मूला क्या होता है, ln x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस सी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को देखा जाए। अब क्वेश्चन नंबर 11 में उन्होंने न्यूमरेटर तो दिया ही एक पॉलिनोमियल फंक्शन, साथ में डेनोमिनेटर में भी कुछ रख दिया एक्स स्क्वायर। जैसे ही डेनोमिनेटर आता है इंटीग्रेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम बढ़ता है, लेकिन हमारा मेन एम क्या होना चाहिए, किसी भी तरीके से इस एक्सप्रेशन को इस तरीके से सिंप्लीफाई करो कि डेनोमिनेटर से कोई पंगा ही ना हो, क्योंकि हमें u अपन v का डिफ्रेंसिएशन तो आता है लेकिन u अपन v का इंटीग्रेशन डायरेक्टली नहीं आता है। ठीक है, कोई रूल वगैरह नहीं होता है इसका। तो हम लोग क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे, एक्स क्यूब अपन एक्स स्क्वायर लिखेंगे, फिर 5x स्क्वायर अपन एक्स स्क्वायर लिखेंगे एंड -4 अपन एक्स स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, तो जैसे ही इसको स्प्लिट करेंगे ये आ जाएगा एक्स क्यूब अपन एक्स स्क्वायर इज एक्स प्लस 5x स्क्वायर अपन एक्स स्क्वायर इज 5 माइनस 4 अपन एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, अब इंटीग्रेट करना मेरे लिए आसान हो चुका है। x का इंटीग्रेशन इज एक्स स्क्वायर बाय 2, 5 का इंटीग्रेशन इज 5x माइनस 4। इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 1 अपन एक्स स्क्वायर को लिखा जा सकता है x⁻² -2, और इसका इंटीग्रेशन x⁻n वाले फॉर्मूला से हो जाएगा, डेट इज -2 + 1 डिवाइड बाय -2 + 1। ये आ जाएगा -1 अपन x। तो आज के बाद हम लोग याद भी रख सकते हैं 1 अपन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1 अपन x होता है। तो दिख रहा है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 अपन एक्स हो जाएगा प्लस एक कांस्टेंट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी हमने बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लिया। चलो क्वेश्चन नंबर 12 पे मूव करते हैं। जब क्वेश्चन नंबर 12 देखोगे तो तुम्हें दिखेगा क्वेश्चन नंबर 11 वाला ही कॉन्सेप्ट फिर से यूज हो गया, लेकिन नीचे में एक्स स्क्वायर की जगह इस बार क्या कर दिया उन्होंने, रूट एक्स डाल दिया। तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, रूट एक्स डाल दो चाहे कुछ भी डाल दो, मैं तो स्प्लिट कर ही सकता हूँ। एक्स क्यूब अपॉन रूट एक्स डेट इज x⁻³ माइनस 1/2 x⁻5/2। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, एक्स क्यूब अपॉन x⁻1/2 को तुम ऐसे लिख सकते हो ना, x⁻3 माइनस 1/2 है कि नहीं। x⁻3 माइनस 1/2 जब लिखोगे तो तुम्हें दिख रहा है दिस इज x⁻5/2। उसी तरीके से 3 इंटू रूट एक्स आ जाएगा डेट इज x⁻1/2, 4 अपॉन रूट एक्स आ जाएगा डेट इज x⁻−1/2। ठीक है, इसका अब इंटीग्रेट्स करना है तो x⁻n वाला फॉर्मूला लगा देंगे, x⁻5/2 + 1 डिवाइडेड बाय 5/2 + 1 प्लस 3 इंटू x⁻1/2 + 1 डिवाइडेड बाय 1/2 + 1 प्लस 4 इंटू x⁻−1/2 + 1 डिवाइड बाय -1/2 + 1। ये कर देंगे तो हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, और प्लस कांस्टेंट लिखना ना भूले। चलो अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13। क्वेश्चन नंबर 13 को ध्यान से देखो। इस बार उन्होंने एक्स स्क्वायर रूट एक्स इन सब चीज़ों से डिवाइड नहीं किया, लेकिन इस बार उन्होंने किससे डिवाइड कर दिया, x-1 से। तो x-1 से डिवाइड किया तो बेसिकली उन्होंने एज्यूम किया है कि तुम थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन तुम्हें करने आता है या फैक्टराइजेशन करने आता है। जब तुम देखोगे तो ऊपर में x-1 का फैक्टर तो बनता ही जा रहा है ना, ये तो अकेला x-1 लिखा हुआ ही है, और इसमें भी x-1 है। देखो एक्स स्क्वायर जब कॉमन निकालोगे ब्रैकेट के अंदर आएगा x-1 प्लस एक x-1 पहले से। अब क्या करो, x-1 को स्प्लिट कर दो। जब स्प्लिट कर दोगे ये इंटीग्रेशन तो बहुत ही सिंपल आ जाएगा, x² + 1 का इंटीग्रेशन, और x² का इंटीग्रेशन कितना होगा, x³/3 + x प्लस कॉन्स्टेंट। सिंपल, क्वेश्चन नंबर 13 भी हो गया आसानी से। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में फिर से 2 ब्रैकेट मल्टीप्लाइड है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके ओपन ही कर देंगे। मल्टीप्लाई कर दो भाई, 1 इंटू रूट एक्स इज रूट एक्स, तो रूट एक्स इज बेसिकली x⁻1/2 माइनस x इंटू रूट एक्स डेट इज x⁻1 इंटू x⁻1/2 इज x⁻3/2 dx, और फिर से इस पे फॉर्मूला लग जाएगा x⁻n का,
that is x to the power 1/2 plus 1 divided by 1/2 plus 1 माइनस x to the power 3/2 plus 1 divided by 3/2 plus 1 प्लस एक नया कांस्टेंट। बस यहाँ तक ही आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देख लो, फिर से 15 क्वेश्चन नंबर 14 वाले कॉन्सेप्ट पे ही है। क्या करेंगे, रूट एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन 3 इंटू एक्स स्क्वायर डेट इज एक्स टू द पावर 2 प्लस 1/2 डेट इज 5/2 प्लस 2 इंटू एक्स टू द पावर 3/2 प्लस 3 इंटू एक्स टू द पावर 1/2 dx। अब अलग अलग फार्मूला लगा देंगे, अपना काम बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 को देखो। क्वेश्चन नंबर 16 में बेसिकली अलग अलग फंक्शंस दिए हुए हैं। 2x का इंटीग्रेशन हमें पता है, cos x का इंटीग्रेशन हमें पता है, e टू द पावर x का भी इंटीग्रेशन हमें पता है, तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 16 देख लो। क्वेश्चन नंबर 16 में 2x स्क्वायर का इंटीग्रेशन सबको पता हो जाना चाहिए अभी तक, 2 इंटू एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 3 साइन एक्स का इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस एक्स, माइनस माइनस प्लस बना देगा इसको, एंड 5 इंटू रूट एक्स का इंटीग्रेशन तो अभी तुरंत सीख लिया, एक्स टू द पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइड बाई 1/2 प्लस 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला गया, सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस टेन एक्स। बेसिकली डायरेक्टली इसका इंटीग्रेशन तो हमें नहीं पता है, लेकिन हमें इतना तो पता है कि जब इस ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो सेक एक्स इंटू सेक एक्स इज सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स टेन एक्स। हाँ, तो अब तो फॉर्मूला पता है ना, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, टेन एक्स प्लस सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, सेक एक्स प्लस सी, है कि नहीं। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है, जैसे टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, उसी तरीके से सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स, उसी तरीके से सेक एक्स का जब डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो सेक एक्स टेन एक्स आता है, तो सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो सेक एक्स आएगा प्लस सी। तो ये सारे फार्मूला रिकमेंड किया जा रहा है कि रट्टा मार लो और याद रख लो। ठीक है, जुबां पे होना चाहिए। कोई भी तुमसे सोते उठते जागते बैठते पूछ ले फार्मूला, तुम उसको किसी भी टाइम बता पाओ कि इसका इंटीग्रेशन ये होता है, उसका इंटीग्रेशन ये होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला गया है, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। अब ये तो मुझे डायरेक्टली नहीं पता है, मैं क्या करूँगा, सिंप्लीफाई करूँगा। सेक स्क्वायर को लिख दूंगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एंड उसको लिख दूंगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर। तो ये तो बेसिकली टेन स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है। हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर एक्स। क्या इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर एक्स पता है, बोलेंगे बिल्कुल नहीं। इंटीग्रेशन ऑफ सर टेन एक्स भी नहीं पता है इतना तो। ठीक है, टेन स्क्वायर एक्स कहाँ से पता रहेगा। अच्छा, लेकिन क्या मुझे सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पता है, हाँ बिल्कुल हाँ। तो क्या मैं टेन स्क्वायर एक्स को लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये कैसे लिख दिया सर, तो मुझे पता होता है ना कि 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज सेक स्क्वायर एक्स। एक आइडेंटिटी होता है ना, जो कि 10th में ही पढ़ लेते हैं हम लोग, CBSE के हो अगर तो हम लोग क्या बोलेंगे कि टेन स्क्वायर एक्स कैन बी रिटन एज सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन मुझे पता है, डेट इज 10x, और 1 का भी इंटीग्रेशन मुझे पता है x, प्लस एक कांस्टेंट लिखना ना भूले। क्वेश्चन नंबर 19 भी हमारा सॉल्व हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ मूव किया जाए। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला गया है, देखना ध्यान से। 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। फिर से प्रॉब्लम किससे आ रहा है, प्रॉब्लम डेनोमिनेटर से आ रहा है सर। कॉस स्क्वायर एक्स नहीं होता तब तो मेरे लिए लाइफ बहुत ही आसान हो जाता सर। हाँ, लेकिन कॉस स्क्वायर एक्स है तो लाइफ थोड़ा डिफिकल्ट हो गया। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, ऑलवेज आई कैन स्प्लिट। जब मैं स्प्लिट करूंगा तो 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इज 2 सेक स्क्वायर एक्स। अच्छा, ये तो हो गया। अच्छा, 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को लिखा जा सकता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स एक अलग रखो एंड 1 अपॉन कॉस एक्स एक अलग रखो, तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स टेन एक्स आ जाएगा एंड 1 अपॉन कॉस एक्स सेक एक्स आ जाएगा। अरे सर, ये तो छुपा रुस्तम निकला। अब मुझे पता है कि 2 इंटू सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन इज 10x माइनस 3 इंटू 10x सेक एक्स का इंटीग्रेशन अभी तुरंत किया था, सेक एक्स प्लस एक कांस्टेंट। तो ये वाला भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। चलो मूव करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला गया है, देखना ध्यान से। द एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस इज, एंटी डेरिवेटिव का मतलब ही वही होता है इंटीग्रेशन। एंटी डेरिवेटिव का मतलब
इंटीग्रेशन, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव कुछ आता है gx, fx का डेरिवेटिव अगर gx आता है तो gx का इंटीग्रेशन fx आता है और gx का एंटी डेरिवेटिव fx आता है, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है कि इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है, बहुत ही सिंपल। रूट एक्स का इंटीग्रेशन इज एक्स टू द पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2 प्लस 1 अपन रूट एक्स का इंटीग्रेशन इज एक्स टू द पावर माइनस 1/2 रूट एक्स डायरेक्टली, ठीक है। तो यहाँ से ये आ जाएगा, नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं, एक्स टू द पावर माइनस हाफ है ना, माइनस हाफ प्लस 1 डिवाइड बाई माइनस हाफ प्लस 1, ठीक है, प्लस सी। ये आंसर आ जाएगा। देख लो भैया कौन सा आंसर है, एक्स टू द पावर 2/3 एक्स टू द पावर 3/2 इंटू 2 इंटू एक्स टू, ये सी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। चलो, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं चालाकी कि अगर एमसीक्यू क्वेश्चन आ गया तो वो डायरेक्टली इंटीग्रेशन से अगर डरते हैं तो वो क्या करते हैं, सारे ऑप्शंस को ही डिफ्रेंशिएट करके देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन ये आ रहा है, ठीक है। तो वो भी एक तरीका है, शॉर्ट ट्रिक है जब एमसीक्यू का पेपर आ जाए तो। चलो, क्वेश्चन नंबर 22, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। फिर से क्या बोला गया, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज दिस, एफ ऑफ 2 इज 0, देन एफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट। तो बेसिकली एफ एक्स का डेरिवेटिव गिवन है तो मुझे एफ एक्स कैसे फाइंड आउट होगा, तो इसका इंटीग्रेट कर देंगे तो वो एफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो भी फंक्शन गिवन है उसको इंटीग्रेट करो, एफ एक्स निकालो। जब इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, देखो 4x³ का इंटीग्रेशन इज 4 इंटू एक्स टू द पावर 4/4, तो 4 से 4 तो कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा x टू द पावर 4 माइनस 3x टू द पावर -4 प्लस 1 डिवाइड बाय -4 प्लस 1। अब दिख रहा है -4 प्लस 1 इज -3, तो x टू द पावर 4 ये इससे कट गया, प्लस क्या बच गया 1/x³। ये हमारा क्या आ गया, फंक्शन आ गया। लेकिन कांस्टेंट लिखना ना भूले। अब अगर कांस्टेंट लिख दिया है तो कांस्टेंट आएगा कैसे, तो उन्होंने बोल दिया है f ऑफ 2 इज 0, मतलब फंक्शन के अंदर x की वैल्यू अगर 2 डालते हो तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आती है 0, तो x के जगह पे 2 डाल दो। f ऑफ 2 कितना आ जाएगा, देखो 2 टू द पावर 4 डेट इज 16 प्लस 1/2 टू द पावर 1/8 प्लस c, f ऑफ 2 तो 0 गिवन है तो c की वैल्यू कितनी आ गई -16 -1/8, ठीक है। अब c आ ही चुका है तो मेरे पास फंक्शन पूरा का पूरा आ गया, डेट इज x टू द पावर 4 प्लस 1/x³ माइनस 16 इंटू 8 256, ठीक है, आ जाएगा। ओके, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 22 ये वाला एक्सरसाइज सॉल्व हो गया। नेक्स्ट एक्सरसाइज में अपने पास इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। बेसिकली अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, और उसमें अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में मैंने डायरेक्टली एक्सरसाइज पे मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि 1-2 एग्जाम्पल से 2 बहुत ही बढ़िया हैं और जेई मेंस लेवल के हैं, मतलब मेंस में भी पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला एग्जाम्पल नंबर 3, इसी तरीके से ये वाला भी एग्जाम्पल, ये सारे बेसिक्स है। बेसिकली सोचो अगर मुझे इसका इंटीग्रेशन करने में सब्स्टिट्यूशन की ज़रूरत ही नहीं है बेसिकली, क्योंकि ये तो साइन एम एक्स का इंटीग्रेशन इज कॉस एम एक्स विथ नेगेटिव साइन अपॉन एम हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो इस साइन के अंदर वाले चीज़ को देखो कैसे पता चलता है मुझे सब्स्टिट्यूशन करना है। तो हमेशा तुम्हारे पास एक फंक्शन के अंदर कुछ जी होगा और वही जी का डिफ्रेंसिएशन वाला फॉर्म बाहर लिखा होगा dx के साथ। तो तुम्हें ऑन द स्पॉट समझ जाना पड़ेगा कि gx को मुझे क्या एज्यूम करना था, कुछ फंक्शन एक अलग। अब क्या करोगे, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दोगे, g डैश एक्स dx इज इक्वल टू dt। तो तुम्हें दिख रहा है ये बन जाएगा dt और ये बन जाएगा f ऑफ t dt आ गया। तो सब्स्टिट्यूशन से ये हमारा फ़ायदा होता है। तो मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, x² का इंटीग्रेशन मुझे क्या दिख रहा है, x² का इंटीग्रेशन मुझे 2x दिख रहा है बाहर। तो मैंने x² को t ना मान के मैंने x² के साथ कांस्टेंट भी है तो उसको भी t मान लिया, क्योंकि मुझे पता है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन अल्टीमेटली 0 हो जाएगा। मतलब मैं x² प्लस 1 को t मानूंगा तो मेरे पास दिखेगा 2x dx इज इक्वल टू dt। मैंने दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दिया तो 2x इंटू dx dt आ गया। तो ये बन गया इंटीग्रेशन साइन t dt, और साइन t dt का इंटीग्रेशन मुझे पता है माइनस कॉस t प्लस c। अब अल्टीमेटली तुम्हें क्या करना है, माइनस कॉस t के जगह x² प्लस 1 प्लस c। तो ये हमारा अल्टीमेट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 3 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इसके लिए ही मैं ये एग्जाम्पल करवा रहा हूँ, ठीक है।
तो ये एग्जाम्पल देखो ध्यान से कि 10⁴ रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स, यहाँ पे सिर्फ ऐसा इंटीग्रेशन होता 10⁴ एक्स सपोज इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स होता, तब तो मेरे लिए बहुत ही आसान था। क्यों? क्योंकि मुझे पता है tan x का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो मैं tan x को कुछ देर के लिए t मान लेता। अब बोलता मैं सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स कितना आ जाएगा dt, तो ये dt बन जाता और ये t⁴ बन जाता, तो फिर x⁴n वाला फॉर्मूला लग जाता। लेकिन यहाँ पे रूट में दिया हुआ है, लेकिन रूट में दिया हुआ है जैसे ही, तो मुझे ये भी पता है कि रूट एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो 1/2 रूट एक्स होता है। तो मुझे यहाँ दिख गया कि मैं अगर इसको भी t ले लेता हूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब उसके पावर 4 को नहीं, ऑब्वियसली tan रूट एक्स को अगर मैं t ले लेता हूँ तो tan रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना होगा, सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना होगा 1/2 रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। चेन रूल लग जाएगा, है ना। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स डी एक्स इज 2 डी टी। अब ये इंटीग्रेशन किस में कन्वर्ट हो गया, t⁴ डी टी इंटू 2 दैट इज 2 इंटू t⁵/5 प्लस c। ठीक है, अब t के जगह तुम क्या रख दोगे, tan रूट एक्स। तो ये वन ऑफ द वे है, ठीक है, जिसको दिख गया। नहीं तो बहुत लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले रूट एक्स को ही t ले लेते हैं। जैसे ही रूट एक्स को t लोगे तो तुम रूट एक्स को एलिमिनेट करने में सफल हो जाओगे, है ना। रूट एक्स एलिमिनेट हो जाएगा तुम्हारा। कैसे हो जाएगा, तुमने रूट एक्स को t ले लिया, रूट एक्स को t ले लिया, तुम्हें पता चल गया कि 1/2 रूट एक्स डी एक्स डी टी है, तो तुम्हें इतना तो पता चल गया डी एक्स अपॉन रूट एक्स को मैं एलिमिनेट करके 2 डी टी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो अब वो इंटीग्रेशन कितना बन गया देखो, 10⁴ t सेक स्क्वायर टी डी टी इंटू 2। अब ये क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन बन गया। अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, tan t को कुछ एक नया सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा p। अब वहाँ से तुम बोलोगे सेक स्क्वायर टी डी टी डी पी के बराबर, और फिर से ये सॉल्व होगा। तो 2 बार सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा यहाँ पे, लेकिन अगर तुम फर्स्ट मेथड से चलते हो तो एक ही बार में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 4 में दम नहीं है। क्यों दम नहीं है, देखो डायरेक्टली tan इनवर्स x को t लोगे तो उसका डिफ्रेंसिएशन dt के साथ दिख रहा है, मतलब tan इनवर्स x को मैं अगर t ले लेता हूँ तो मुझे दिख रहा है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज डी टी। ऑब्वियसली tan इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन सब कुछ याद होना चाहिए। ठीक है, तो tan इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन याद है, तो मुझे दिख रहा है कि ये तो dt हो जाएगा सर, ये वाला पूरा, और ये sin t हो जाएगा, और sin t का इंटीग्रेशन हमें आता है। ठीक है, तो चलो अब मूव करते हैं एक्सरसाइज नंबर 7.2 पे। तो कुछ एक फॉर्मूला है जो कि हम लोग याद रख लेंगे पहले तो, जैसे कि इंटीग्रेशन tan x, जो कि शुरुआत में एक्सरसाइज नंबर 7.1 में कभी यूज नहीं हुआ। इंटीग्रेशन ऑफ tan x इज सेम एज ln ऑफ sec x प्लस c, या तो माइनस ऑफ ln ऑफ cos x प्लस c। ठीक है, सेक को तुम लिख सकते हो 1/cos दैट इज cos टू द पावर -1, और वो -1 बाहर आ जाएगा। तो ये दोनों में से कुछ भी यूज हो रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है। इंटीग्रेशन ऑफ tan x इज सेम एज ln sec x प्लस c या फिर -ln cos x प्लस c। ठीक है, उसी तरीके से एक और फॉर्मूला याद रख लेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ cot x इज सेम एज ln sin x प्लस c, जो कि लिखा हुआ है, या फिर -ln cosec x प्लस c। अब तो तुम समझदार हो ही चुके होगे, cosec x इज सेम है sin x टू द पावर -1। ठीक है, तो वहाँ से हमने यूज कर लिया। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट फॉर्मूला एक और, sec x dx का इंटीग्रेशन। तो sec x dx का इंटीग्रेशन इज ln sec x प्लस tan x। अब याद रखना, देखो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बेसिकली फॉर्मूला याद रखने में, तो मैं हमेशा प्रेफर क्या करता हूँ, मैं हमेशा बच्चे को बताता हूँ, ये बात रिकमेंड करता हूँ कि भाई तुम लोग क्या कर सकते हो, फार्मूला बुक बनाओ। एक इंटीग्रेशन का क्या करो, फार्मूला बुक बनाओ। एनसीईआरटी में जितने भी फार्मूले हैं वो सब लाइन वाइज दिए हुए हैं, तो एक्सरसाइज 7.1 के पहले जितने भी फार्मूले यूज हुए हैं उस सारे को एक साथ लिख लो। उसके बाद जो फार्मूले पढ़ रहे हैं अभी 4 फार्मूले, उसको एक साथ लिख लो। तो तुम्हें दिख रहा होगा कि मैंने वहाँ उस चैप्टर में सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो पढ़ा, जो कि स्टैंडर्ड है tan x प्लस c, लेकिन सेक एक्स का इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा था और tan x का भी इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा था। तो यहाँ हमने tan x का भी इंटीग्रेशन पढ़ा एंड sec x का भी इंटीग्रेशन पढ़ा, जो कि कितना आया ln sec x प्लस tan x
प्लस सी, और इसको माइनस ऑफ एल एन सेक एक्स माइनस टेन एक्स प्लस सी भी लिख सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि सेक एक्स प्लस टेन एक्स एंड सेक एक्स माइनस टेन एक्स आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ठीक है, ओके चलो ये वाला भी फॉर्मूला याद रख लिया। सिमिलरली कॉसेक एक्स का भी फॉर्मूला याद रख लिया। कॉसेक एक्स टी एक्स इज लॉग ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, या फिर माइनस ऑफ लॉग ऑफ कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सी, क्योंकि ये दोनों भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो हमेशा फॉर्मूला सारे टिप पे रखना है। ठीक है, फॉर्मूला याद रहेगा तो क्वेश्चन सॉल्व करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो बेसिक मैनिपुलेशन ही बच जाता है, तो मैनिपुलेशन तो हमेशा ही कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल्स तो तुम खुद से सॉल्व कर ही लोगे। मैं डायरेक्टली मूव कर रहा हूँ एक्सरसाइज पे। चलो तो एक्सरसाइज नंबर 7.2 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 7.2 में बेसिकली सबसे पहला क्वेश्चन 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो लास्ट में क्या करते थे, लास्ट चैप्टर में हम लोग जब भी डेनोमिनेटर में चीज़ें आती थी तो हम लोग क्या करते थे, स्प्लिट कर देते थे। याद करो, हम लोग स्प्लिट कर देते थे, उसके बाद बोलते थे हाँ इधर स्प्लिट कर दिया, अब एक्स टू दी पावर एन वाला फॉर्मूला लग जाएगा, चाहिए वो। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ पे उल्टा है। मतलब अगर ऐसा हो a प्लस बी अपॉन सी, तब तो मैं a बाई सी प्लस बी बाई सी लिख सकता हूँ। लेकिन ऐसा हो c अपॉन ए प्लस बी, तो थोड़ी ना लिख सकते हैं c अपॉन ए प्लस सी अपॉन बी, ये तो गलत है, ये वाला सही है ना। तो ऐसा नहीं लिख सकते है ना, तो इसीलिए यहाँ पे लोचा है। देखो सबसे पहला क्वेश्चन ही देखोगे तो ये लोचा फंसा, इसीलिए बोला गया इस टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा सा और दिमाग लगा कर सॉल्व करेंगे। ठीक है, जब एनसीईआरटी तुम सॉल्व करते हो तो सबसे बेसिक क्वेश्चन से सबसे हाई लेवल तक पढ़ा दिया जाता है। उससे क्या होता है, जब तुम जेई मेंस लेवल तक तो तुम आ ही जाते हो, उसके बाद जब जेई एडवांस वाला भी इंटीग्रेशन पढ़ते हो तो तुम्हें ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आती है, क्योंकि तुम्हें बेसिक पे बहुत ज़्यादा कमांड है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा होगा कि एक्स स्क्वायर वाले का डिफ्रेंसिएशन ऊपर लिखा हुआ है ना। जब मैं इसका इंटीग्रेशन dx के साथ करूँगा तो मुझे दिख रहा होगा कि इसका डिफ्रेंसिएशन dx के साथ लिखा हुआ है कि नहीं। और यही तो सिखाया गया था, यही तो सिखाया गया था। लेकिन मैं डायरेक्टली एक्स स्क्वायर को टी नहीं लूँगा, मैं क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ जो कांस्टेंट है उसको भी टी ले लो, उससे लाइफ और ईजी हो जाता है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी ले लिया मैंने, तो मुझे दिख रहा है दोनों साइड में डिफ्रेंशिएट करूंगा तो 2x dx dt आ जाएगा। तो दिस कैन बी रिटन एज dt डिवाइडेड बाय t, और इसका इंटीग्रेशन सबको पता है ln t प्लस सी, डेट इज ln t के जगह तुमने क्या एज्यूम किया था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। ये तुम्हारा अल्टीमेट आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, चलो तो ये सारी बातें क्लिक करनी चाहिए, धीरे धीरे क्लिक करेंगी। ठीक है, जब वीडियो देखते जाओगे तुम बहुत कुछ सीखते जाओगे। ठीक है, सिमिलरली देखो log x का होल स्क्वायर डिवाइड बाय x, तो तुम्हें डायरेक्टली पता होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या रोल आता है कि डिफरेंशिएशन भी तुम्हारा बहुत ही अच्छा होना चाहिए और फॉर्मूला टिप पे होना चाहिए, क्योंकि तुम्हें पता है कि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई टी 1 बाय एक्स। तो तुम डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1 बाय एक्स डी एक्स कितना आ जाएगा, डी टी। तो तुम्हें दिख रहा है क्या, डी एक्स बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, डी टी। तो तुम डायरेक्टली इसको टी स्क्वायर डी टी लिख पाओगे, डेट इज टी क्यूब बाई 3 प्लस सी, और टी के जगह अल्टीमेटली सब्सटीट्यूट तो करना ही है, जो सब्सटीट्यूट किया था बाई 3 प्लस सी। ये हमारा अल्टीमेट आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का। चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करो। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में और भी अच्छे से फंसाया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में तुम्हें डायरेक्टली दिख ही नहीं रहा है कि इसको सब्सटीट्यूट करना है, क्या लेना है, क्योंकि ऊपर तो 1 है और मुझे पता है कि इसको मैं अगर टी एज्यूम भी कर लेता हूँ तो उसका डिफ्रेंशिएशन ऊपर नहीं आएगा, किसी भी हाल में नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे थोड़ा बहुत कंफ्यूज तो होते हैं। ठीक है, जो शुरुआत में इंटीग्रेशन सीख रहे हैं उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, लेकिन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। देखो बेसिकली हमें बेसिक मैनिपुलेशन सीखना है, यही तो सीखना है, हम लोग यही तो सीख रहे हैं, इसीलिए तो वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, तो अब हमने बोला कि देखो भाई dx का तो कुछ कर नहीं सकते ऊपर में, लेकिन मुझे यहाँ x और x दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो मैं x तो हमेशा कॉमन ले सकता हूँ। हाँ सर, और ये तो बन गया 1 प्लस लॉग एक्स। अब सबको दिख जाना चाहिए, जैसे ही मैंने ये चीज़ लिखा तुम्हें दिख जाना चाहिए कि सर लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन एक्स होता है, डेट इज डी एक्स अपॉन एक्स, तो आ जाएगा। तो मैं सर 1 को भी साथ ले लूँ, हाँ 1 प्लस लॉग एक्स को टी ले लूँ, ले लो 1 बाय एक्स डी एक्स कितना आ जाएगा, डी टी। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या बन जाएगा, डी टी बाई टी, है कि नहीं, डी टी बाई टी, डी एक्स अपॉन एक्स तो बन गया डी टी, और इस पूरे को मैंने माना है टी, तो ये तो बन गया डी टी बाई टी। ये आ गया कितना, एल एन टी, और टी के जगह मैंने क्या माना है 1 प्लस
log x प्लस एक कांस्टेंट लिखना ना भूलें। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 भी मेरा बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया। अब हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या हुआ है दिखे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इंटीग्रेशन ऑफ ये थोड़ा सा घुमाया है लेकिन बच्चे को ये देख के समझ में आ जाता है। ठीक है, मेरे पास एक साइन एक्स है मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ अंदर में कॉस एक्स। जब भी एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन दे देना तो उतने आधा हिंट तो दे दिया ऑलरेडी कि उस फंक्शन के अंदर वाले को ही तुम्हें टी लेना है। और मुझे यहाँ दिख भी रहा है कि कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन साइन होता है ना, कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन साइन होता है विथ नेगेटिव साइन। नेगेटिव पॉजिटिव से फर्क नहीं पड़ता है मुझे। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव तो मैं कभी भी एडजस्ट कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ क्या किया, कॉस एक्स को टी ले लिया। जब कॉस एक्स को टी लूँगा तो मुझे दिख रहा होगा माइनस साइन एक्स डी एक्स कितना आएगा, डी टी। तो मैं बोल सकता हूँ साइन एक्स डी एक्स कितना आ जाएगा, माइनस डी टी। तो मैंने इसको यहाँ पे लिखा। इसको क्या लिख सकते हैं देखो, इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स कितना आ जाएगा, माइनस डी टी इंटू साइन ऑफ टी। ठीक है, अभी देखो यहाँ से ये आ गया माइनस साइन टी। अब माइनस साइन टी का इंटीग्रेशन सबको पता है, साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी, तो कॉस टी प्लस सी। और क्या करना है अल्टीमेटली, टी जिसको एज्यूम किया था उसको ले लेना है कॉस एक्स प्लस सी, तो हो जाएगा अपना काम। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है इंटीग्रेशन करना है किसका, साइन एक्स साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी। अब यहाँ पे तो मुझे डायरेक्टली सब्सटीट्यूशन दिख ही नहीं रहा है किसी चीज़ का। मैं अगर ए एक्स प्लस बी को सब्सटीट्यूट भी कर दूँ तो उससे क्या ही फ़ायदा होगा, एक फ़ायदा होगा कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये साइन टी इंटू कॉस टी टाइप बन जाएगा। ठीक है, उससे लेकिन कोई फ़ायदा तो नहीं हो रहा है, ज़्यादा फ़ायदा हो नहीं रहा है। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें फ़ायदा सब्सटीट्यूशन, मतलब ये फोर्सफुल्ली है कि तुम्हें सब्सटीट्यूशन ही यूज़ करना है, तो मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए ठीक है कर लिया। क्योंकि मुझे पता है कि लीनियर फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो कांस्टेंट ही आता है। तो मैंने ए एक्स प्लस बी को कुछ देर के लिए टी मान लिया। तो यहाँ से ए डी एक्स कितना आ गया, डी टी। तो यहाँ से ये इंटीग्रेशन किस में कन्वर्ट हो गया बताओ, इंटीग्रेशन डी टी बाई ए डेट इज 1 बाई ए साइन टी कॉस टी डी टी। अब साइन टी इंटू कॉस टी, जब भी ट्रिग्नोमेट्री में ये बताया जाता है साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा दिखे, हमेशा याद आना चाहिए एक फॉर्मूला डेट इज साइन टू अल्फा, क्योंकि इसी फॉर्मूला में 2 इंटू साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा दिखता है। तो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा को हमेशा लिखा जा सकता है साइन टू अल्फा बाई 2। तो यहाँ पे 1 अपॉन ए तो लिखा, ये आ गया साइन 2t बाई 2 मैंने फिर से बाहर निकाल दिया। अब तो मुझे दिख रहा होगा कि साइन 2 का इंटीग्रेशन कॉस 2t विथ नेगेटिव साइन बाई 2 प्लस सी। अब मैं क्या करूँगा, बस माइनस 1 अपॉन 2a और 2 टू 4a कॉस 2t कॉस 2t इज ए एक्स प्लस बी प्लस एक नया कांस्टेंट। ठीक है, तो ये भी इंटीग्रेशन हो गया। तो ये चैप्टर थोड़ा सा, जो पिछला चैप्टर था वो बहुत ही इजी था, डायरेक्टली फार्मूला एप्लीकेशन था, मतलब फार्मूला बेसिक मैनिपुलेशन, थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करके फार्मूला लगा दे रहे थे, क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा था। लेकिन जैसे जैसे हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे मैनिपुलेशन भी बढ़ेगा, बाकी सारे चैप्टर्स का इन्वॉल्वमेंट भी बढ़ेगा, मतलब ट्रिग्नोमेट्री के भी फार्मूले याद होने चाहिए, तभी आगे हम लोग कुछ कर पाएंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 को देखो, रूट अंडर ए एक्स प्लस बी, रूट अंडर ए एक्स प्लस बी। तो ये तो सिंपल है, ठीक है, इसमें तो कुछ करने का नहीं है। दिस इज ए एक्स प्लस बी टू द पावर 1/2। पता नहीं यहाँ क्यों दे दिया, उसने एज्यूम किया कि तुम सब्सटीट्यूट करके करोगे, लेकिन मैं तो एक्स टू द पावर एन वाले फार्मूलाज कर दूंगा। ए एक्स प्लस बी पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2। ठीक है, प्लस सी और ए के नीचे लिख दिया। ये तो क्वेश्चन नंबर 6 ऐसे ही सॉल्व हो गया, हलवा टाइप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 7 में x इंटू रूट अंडर एक्स प्लस 2 है। अब ये भी मुझे नहीं दिख रहा है सब्स्टिट्यूशन से, फिर पता नहीं क्यों दे दिया ये सारे क्वेश्चंस। क्योंकि मैं अगर रूट के अंदर वाले को t ले भी लूँ, रूट के अंदर वाले को t ले भी लूँ, तो उसका डिफ्रेंशिएशन कांस्टेंट आ जाएगा, और वो तो है ही नहीं यहाँ पे, है कि नहीं, वो तो है ही नहीं यहाँ पे। चलो ठीक है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन आ गया है तो मैं तुम्हें सॉल्व करके दिखा देता हूँ। मैं क्या करूँगा, इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँगा। क्या मैं बाहर वाले x को x प्लस 2 माइनस 2 लिख सकता हूँ, बताओ बताओ।
ऐसा दिमाग में कहाँ से आया सर? क्योंकि मुझे दिखा कि x प्लस टू एक लीनियर फंक्शन है, x प्लस टू एक लीनियर फंक्शन है, तो मैं किसी भी तरीके से x प्लस टू पे पावर समथिंग लाऊंगा तो वो मेरा काम चल जाएगा। x प्लस टू की पावर समथिंग होगा तो x टू दी पावर n वाला फॉर्मूला लग जाएगा, मेरा काम बन जाएगा। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, ब्रैकेट ओपन करूँगा, x प्लस टू इंटू एक्स प्लस टू पावर वन बाई टू इज एक्स प्लस टू पावर थ्री बाई टू माइनस टू टाइम्स एक्स प्लस टू पे पावर वन बाई टू डी एक्स। अब तो ईजी हो गया है ना, अब ये इंटीग्रेशन तो ईजी हो गया। x प्लस टू की पावर थ्री बाई टू प्लस वन डेट इज़ फाइव बाई टू डिवाइडेड बाई फाइव बाई टू माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू टी पावर थ्री बाई टू डिवाइड बाई थ्री बाई टू प्लस सी। ये वन ऑफ द मेथड है, लेकिन बहुत बच्चे बोलेंगे सर इसने तो दिया है चैप्टर किस में, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में, तो आपने सब्स्टिट्यूशन से तो किया ही नहीं, सब्स्टिट्यूशन से करके दिखाओ सर। ठीक है मैं करके दिखा देता हूँ, उससे भी कर सकते हैं। अगर उसने ये बोल ही दिया है तो ठीक है, अंदर वाले को टी ले लो या टी स्क्वायर ले लो। अच्छा टी स्क्वायर भी ले सकते हैं, हाँ तुम सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, तुम कुछ भी कर सकते हो ना सब्स्टिट्यूट। अच्छा टी स्क्वायर लेने का क्यों सोचा? टी स्क्वायर लेने का इसलिए सोचा क्योंकि रूट के अंदर है, जब मैं रूट का अंदर टी स्क्वायर लिखूंगा तो वो रूट टी बन जाएगा, है कि नहीं? रूट टी बन जाएगा, है कि नहीं? हाँ तो और अगर टी लेता तो मैं वो रूट टी ही रह जाता। हाँ तो टी स्क्वायर लेने से मेरा फ़ायदा हो गया ना। देखो कैसे, अगर मैं एक्स प्लस टू को टी स्क्वायर मान लूँ तो डी एक्स कितना आ जाएगा, टू टी डी टी। ठीक है, अब देखो ये इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो रहा है, डी एक्स को मैं क्या लिखूंगा, टू टी डी टी। ओके, एक्स प्लस टू टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर का रूट तो एक और टी, तो वो टी स्क्वायर बना देगा यहाँ। अब एक्स को क्या लिखूँ, एक्स को तुम लिख सकते हो ना टी स्क्वायर माइनस टू। कैसे? तुमने बोला है एक्स प्लस टू इज टी स्क्वायर, तो एक्स कितना, टी स्क्वायर माइनस टू। अब ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, टी टू द पावर फोर माइनस टू टी स्क्वायर डी टी। अब यहाँ से तुमने बोल दिया टी टू द पावर फाइव, टी टू द पावर फाइव बाई फाइव, टी टू द पावर फाइव बाई फाइव माइनस टू इंटू टी क्यूब बाई थ्री, टू बाहर में एक ओवरऑल मल्टीप्लाई प्लस सी। अब क्या करो, टी जिसको माना था, टी किसको माना था तुमने, रूट एक्स प्लस टू को, उसको यहाँ डाल दो। ठीक है, तो दिस कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द मेथड जिसमें मैंने सब्स्टिट्यूशन से भी करके दिखा दिया तुम्हें। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में तो बच्चों को समझ में आ चुका होगा, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x होता है, तो x वाला टर्म एक बाहर है, तो मुझे क्लियरली दिख रहा होगा कि 1 प्लस टू एक्स स्क्वायर को t लेना है, लेकिन मैं t स्क्वायर लूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे रेडिकल साइन अच्छा नहीं लगता है। एक्स टू द पावर 1 का इंटीग्रेशन करना ज़्यादा आसान है या एक्स टू द पावर 1/2 का, तो ऑब्वियसली 1/2 का नहीं करेंगे, एक्स टू द पावर 1 का करेंगे, क्योंकि उसमें ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दिखने में लगेगा। ठीक है, ओके, तो इससे क्या हो गया, अब डिफ्रेंशिएट करोगे, टू इंटू टू फोर इंटू एक्स डी एक्स इज टू टी डी टी, तो यहाँ से टू से टू भी कट जाएगा, तो एक्स डी एक्स कितना आ जाएगा, टी बाई टू डी टी। तो ठीक है, मैं लिख दूंगा इसको, एक्स डी एक्स को लिख दूंगा 1/2 टी डी टी, और ये तो बन जाएगा टी स्क्वायर, उसका रूट टी, तो ये बन गया ये। अब दिख रहा है, इसलिए मैं टी क्यूब बाई थ्री प्लस सी लिख सकता हूँ। अब मैं टी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, मैं बोलूँगा टी क्यूब डेट इज टी कितना है, 1 प्लस टू एक्स स्क्वायर का रूट अंडर डेट इज 1/2 का होल क्यूब डेट इज 3/2 प्लस सी। ये लिखना मेरे लिए आसान हो गया। ठीक है, तुम अगर टी लेके करना चाहते हो टी लेके भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बहुत ही आसानी से तुम कर सकते हो। तो ये बेसिक हमें क्या करना है, हमें तो सीखना है ना, हमें तो सीखना है, सीखने पे ज़्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, सॉल्यूशन रट्टा नहीं मारना है बस डायरेक्टली। चलो क्वेश्चन नंबर 9 को देखो। अभी क्वेश्चन नंबर 9 में सबको समझ में आ गया कि भाई अंदर वाले को किसी भी तरीके से तुम टी लोगे, बाहर वाला बनना चाहिए, लेकिन बाहर में नहीं दिख रहा है वैसा बनता हो, लेकिन मैं थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करूंगा तो बाहर वैसा ही बनता हुआ दिख जाएगा। कैसे? तुम सोचो ना, सोचो एक सेकंड के लिए, क्या करो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन को टी लोगे, लेकिन मैं क्या बता रहा हूँ कि टी स्क्वायर ले लेते हैं ना, क्योंकि रेडिकल साइन मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो अब मैंने बोला दिस इज 2x प्लस वन इंटू डी एक्स इज 2t dt। अच्छा, बाहर वाला में 2 कॉमन ले लोगे तो 2x प्लस वन ही लिखा हुआ है क्या, है कि नहीं? तो 2x प्लस वन डी एक्स क्या हो जाएगा, 2t dt, और एक 2 पहले से है, 2 इंटू टू 4, और ये t स्क्वायर है तो उसका बाहर t,
तो ये अल्टीमेटली कितना आ गया 4 × t³/3 + c। अब t की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देना, क्या √x² + x+1। देख रहा है कितना आसान हो जा रहा है लाइफ। ओके चलो ये भी समझ में आ गया सर, मज़ा आ रहा है, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मतलब इंटीग्रेशन अगर एक बार तुम समझ जाते हो तो क्वेश्चन बनते जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो। 1/x - √x। सर ये तो डायरेक्टली दिख ही नहीं रहा है क्या होगा, पता ही नहीं चल रहा है क्या आएगा आंसर। अच्छा नहीं पता चल रहा है तो याद करो, वहाँ भी एक जगह पता नहीं चल रहा था 1/x + x log x। हाँ सर, तो क्या किया था मैंने, सर आपने x कॉमन निकाले था, लेकिन यहाँ x कॉमन कैसे निकालेंगे, हाँ नहीं निकाल पाएंगे। 1/x का कुछ आएगा ही नहीं, log x तो बनेगा नहीं। हाँ सर, लेकिन √x कॉमन निकाल सकते क्या, यस यस यस। हाँ सर, ये अगर ये लिखा जाए √x × √x - 1 dx, अब तो हो गया सर। हाँ क्या ये तो चमत्कार हो रहा है, हो रहा है, करने दो। √x - 1 को मैं क्या करूँगा t, तो मुझे दिख रहा होगा 1/2 √x dx कितना आ जाएगा dt। अब तो मुझे दिख रहा है dx/√x को dt लिख दूंगा तो ये इंटीग्रेशन बन जाएगा dt 1/2 दैट इज 2/t, दिस इज 2 ln t + c। अब t के जगह ये रख देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, मज़ेदार मज़ेदार, इंटरेस्टिंग, अद्भुत। चलो क्वेश्चन नंबर 11 को देख लो। फिर से सर गड़बड़ तो है, तो इसको एक और तरीके से देखो, या तो तुम सब्स्टिट्यूशन करना चाह लो कि मैं सर सब्स्टिट्यूट ही करके रहूँगा, तुम इसको t² ले लेना, dx आ जाएगा 2t dt। तो देखो ये इंटीग्रेशन कितना बन जाएगा, x को तुम ऑलवेज लिख सकते हो t² - 4, dx को लिख सकते हो 2t dt, और नीचे एक t² का रूट दैट इज t से t भी कट जाएगा, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन 2t² - 4 dt। लाइफ आसान हो गया, तुम्हें दिख रहा है। ठीक है, चलो ये वन ऑफ द मेथड है। दूसरा मेथड भी मैं बता रहा हूँ क्योंकि सोचने का तरीका एक्सपांड करना है मुझे क्या करना है, अपने दिमाग को, ब्रेन के सेल को बढ़ाना है, सोचने का अलग अलग तरीका आना चाहिए मुझे। अगर मैं सब्स्टिट्यूशन नहीं करता तो मैं क्या करता, ऊपर वाले x को क्या लिख देता, x + 4 - 4, और उसके बाद स्प्लिट कर देता। क्या तुम्हें ये चमक रहा है, क्या तुम्हें ये चमक रहा है? अब तुम्हें दिख रहा होगा ये तो √x + 4 है जिसका इंटीग्रेशन मुझे आता है, और ये 4 × x + 4 पावर -1/2 है जिसका इंटीग्रेशन मुझे आता है। अब मैं इंटीग्रेशन बहुत ही आसानी से कर सकता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 भी हो गया इस तरीके से। चलो, अगर मैं ज़्यादा स्पीड चल रहा हूँ तुम क्या कर सकते हो, वीडियो को स्लो कर सकते हो, और ज़्यादा स्लो लग रहा है तुम्हें तो वीडियो को स्पीड कर सकते हो अपने हिसाब से। चलो क्वेश्चन नंबर 12 में फंसा। हाँ, ये तो x³ - 1 पे पावर 1/3 है, और ये x⁵ dx लिखा हुआ है। ऐसा तो कभी पॉसिबल ही नहीं होगा, ऑब्वियसली इसको ही किसी भी तरीके से t लेंगे, लेकिन ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं होगा कि ये आ जाए। हाँ सर, नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचे, x³ को समथिंग को t ले रहे हैं हम लोग, और उसका डिफरेंस में x² आ रहा है, और मुझे पता है x² और x³ का मल्टीप्लीकेशन x⁵ बनता है। क्या बोला, मतलब ये कि अगर मैं x³ - 1 को t लेने की सोचूं तो ऑब्वियसली t नहीं लेंगे, क्या लेंगे बताओ, t³ ले लेते हैं। t³ ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, रेडिकल साइन हट जाएगा अपना। ओके, तो ये 3x² dx 3t² dt बन गया। ओके, 3 से 3 भी कट गया, x² dx अपना क्या बन गया, t² dt। ओके, कोई बात नहीं। अब देखो मैं इसको सब्स्टिट्यूट करके हटाता हूँ, ये आ जाएगा x³ - 1 का t³, ये t बनेगा। x⁵ को मैं लिख सकता हूँ x³ × x², और x² dx को मैं उठा लूँगा खोपचे से, x² dx को मैं t² dt लिख दूंगा, और ये x³ जो बचेगा उसको मैं लिख दूंगा t³ + 1, है कि नहीं? देखो बन गया क्वेश्चन, दिस इज t³ × t³ + 1 dt, दिस इज t⁶ प्लस t³ dt। अब तो सबको पता है क्या करना है ना? तो दिस कैन बी वन ऑफ द मेथड। अब तुम t भी एज्यूम करके चल सकते हो। मैं हमेशा ये क्यों एज्यूम करता हूँ, तुम्हें पता चल जाना चाहिए अभी तक कि हो सकता है अलग अलग टीचर्स का अलग अलग होता है एज्यूम करने का, तो मैंने ये एज्यूम इसलिए करता हूँ मैं, ताकि वहाँ रेडिकल साइन ही खत्म हो जाए। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करना है ना, तो मैं किसी को भी तो सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, तो मैंने रेडिकल साइन में वैसे सब्स्टिट्यूट करूँगा जिससे मेरा लाइफ आसान हो थोड़ा, है ना, डिफिकल्ट नहीं बनाना चाहता हूँ लाइफ।
ठीक है, यहाँ भी सबको दिख रहा होगा ऊपर एक्स स्क्वायर डी एक्स है, तो ऑब्वियसली एक्स क्यूब वाले को टी लेना पड़ेगा, लेकिन मैं कांस्टेंट को साथ में ले लूँगा टी। तो यहाँ टी ही लिया, टी क्यूब क्यों नहीं लिया, क्योंकि पावर रेडिकल थोड़ी ना है। ओके, तो यहाँ से आ गया 9x स्क्वायर डी एक्स इज डी टी। अच्छा, एक्स स्क्वायर डी एक्स डी टी बाई 9 आ गया, तो इंटीग्रेशन डी टी बाई 9 बाई टी क्यूब हो गया, आ गया ये तो। ठीक है, -3 सॉरी 3 टू द -3, तो हाँ -1/3 टी स्क्वायर डी टी क्यों लिख रहा हूँ, प्लस सी। ठीक है, तो आप टी का वैल्यू रख देना, आ जाएगा आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 भी इजी है। log x को t ले लेना है ना, log x को t ले लेना है, 1/x dx dt आ जाएगा, तो ये इंटीग्रेशन dt बाई टी टू द पावर m आ जाएगा। dt बाई टी टू द पावर m का इंटीग्रेशन करने हमें आता है, बहुत ही आसानी से हम लोग कर लेंगे। ओके ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देख लो भाई, x/9 - 4x स्क्वायर, x/9 - 4x स्क्वायर, तो ऑब्वियसली इसका डिफ्रेंसिएशन ऊपर है। 9 - 4x स्क्वायर को मैं t ले लूँगा, डेट इज़ -8x dx इज इक्वल टू डी टी, एक्स डी एक्स इज इक्वल टू -1/8 डी टी इज इक्वल टू एक्स डी एक्स। ओके सर, ये लिख सकता हूँ -1/8 डी टी डिवाइड बाई टी। अब ये आ गया -1/8 इंटू एल एन टी प्लस सी। अब तो बहुत कुछ सिखा दिया आपने सर, अब तो मैं फोड़ दूंगा, अब तो मैं मचा दूंगा, जेई बोर्ड सब में मचा दूंगा सर। अरे वाह, यही कैपेसिटी रखना है, यही स्पिरिट रखना है। ठीक है, e टू द पावर 2x + 3, इसमें 2x + 3, चलो सब्सटीट्यूशन में फालतू का लगा रहा हूँ। ठीक है, 2 dx इज इक्वल टू डी टी, dx इज इक्वल टू 1/2 डी टी, तो ये आ गया इंटीग्रेशन e टू द पावर t 1/2 डी टी। ठीक है, या तो ऐसे कर लो, या तो डायरेक्टली इसको कर लो, e टू द पावर 2x + 3/2 + c, डायरेक्टली आंसर। ठीक है, जैसे करने का वैसे कर लिया, उससे भी सेम आंसर आया, इससे भी सेम आंसर आया। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। x/e टू द पावर एक्स स्क्वायर, ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर को t लेंगे, 2x dx dt आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन dt बाई 2 e टू द पावर t, डेट इज 1/2 e टू द पावर -t dt, दिस कैन बी इंटीग्रेटेड एच -1/2 e टू द पावर -t प्लस c। ठीक है, अब t रख देना, आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। इसके आगे जितने भी क्वेश्चन 17 के बाद 18, 19, 20, 39 तक। ठीक है, इसके आगे और उसके आगे वाले चैप्टर्स अगले वीडियो में हम लोग करेंगे। तब तक के लिए मस्त पढ़ते रहो, मचाते रहो। चलो, ऑल द बेस्ट।